अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमारी वर्ल्ड कप हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक हमने आज ख़त्म की है और पिछले 1-2 हफ़्ते बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग परेशान ही रहे हैं। लेकिन आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना तीसरा मैच जीते हैं वर्ल्ड कप का और अभी भी सेमीफ़ाइनल में जाने की थोड़ी-सी उम्मीद बाकी है। अच्छा, आज का अगर मैच की बात करें, तो आज लग रहा था कि बिल्कुल एक डिफरेंट यूनिट खेल रही है और ये हम लोग अक्सर हमारी यही आदत होती है हर टूर्नामेंट में कि पहले हार के जब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बन जाए कि लग रहा हो कि अब इम्पॉसिबल है यहाँ से क्वालिफ़ाई करना, फिर हम लोगों को होता है कि अब जाके हमें समझ में आई है कि क्या प्लेइंग 11 खिलाने की ज़रूरत थी और फिर हमें नज़र आता है कि एक डिफरेंट टीम लग रही है ये। जो चीज़ बाकी टीमों को अक्सर ऐसे लगता है टूर्नामेंट के स्टार्ट से पता है या दूसरे मैच से समझ आ जाती है, हम लोगों को आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट गुजर जाता है उसके बाद समझ आती है कि क्या हमारी बेस्ट 11 है। तो बहरहाल चलो फिर भी एटलीस्ट आज हमने चेंजेस कर लिए और फिर आपने फ़र्क देखा है। 1-2 चेंजेस जो बहुत ज़रूरी थे मेरे हिसाब से, उसमें एक तो यही है जो इमाम को निकाल के फ़खर को डाला है। क्योंकि आपने देखा है कि फ़खर अप फ्रंट किस तरह का इम्पैक्ट ला सकता है जब वो चल जाए। और इमाम का यही था कि एक तो उसकी फ़ॉर्म भी नहीं लगी हुई थी, या तो उसने जल्दी आउट हो जाना था या आज अगर फ़खर की जगह इमाम खेलता और वो लंबा खेल भी जाता, एक 50-60 की इनिंग्स खेल भी जाता, तो भी वो ऐसी पेस पे खेलता कि हमने आज ये जो 32 ओवर्स में टारगेट चेज़ किया है, वो हम लोग कोई 40 ओवर के करीब चेज़ करते। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हमारी टीम में फ़खर ज़मान हमेशा एक साइड से रहे और वो जब एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ स्टार्ट लेता है, तो दूसरी तरफ फिर जो अब्दुल्ला शफ़ीक है, उसके ऊपर से भी प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी जो ज़रूरी चेंज थी, वो थी नवाज़ को निकाल के सलमान अली आगा को डालना। और ये चीज़ मेरा ख़्याल है किसी को पता भी नहीं चला होगा कि सलमान अली आगा बेचारे का आज वर्ल्ड कप का पहला मैच था और उसको ना बॉलिंग दी है, ना बैटिंग दी है, ऐसे ही बेचारे को बस 50 ओवर तक फ़ील्डिंग करवाते रहे हैं, 45 ओवर्स तक। लेकिन उससे कुछ ना करके भी नवाज़ से बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दी है, क्योंकि नवाज़ की इस वक़्त जो बॉलिंग की हालत है, मेरा नहीं ख़्याल उसकी टीम में इस वक़्त जगह बनती है। अच्छा, एक चीज़ जो मिसिंग थी हमारी तरफ से, वो ये थी कि शाहीन न्यू बॉल के साथ विकेट्स नहीं ले रहा था। मतलब उसकी ओवरऑल काफ़ी विकेट्स थी, वो मेरा ख़्याल है इस मैच से पहले भी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था वर्ल्ड कप का और मिडल फेज़ में भी ले रहा था, डेथ में भी ले रहा था। लेकिन जो हमें आदत होती है कि वो न्यू बॉल से विकेट्स लेके देगा, वो मिसिंग थी। एक आध मैच में वो वार्नर को निकाल चुका होता, लेकिन वो उसामा मीर ने कैच ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसके अलावा न्यू बॉल के साथ इतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा था शाहीन। तो आज उसने भी अपफ्रंट विकेट्स लिए हैं और उसके बाद आपने देखा कि उससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कितना प्रेशर आ जाता है शुरू से दूसरी टीम के खिलाफ, वो उस तरह से एक्सेलरेट ही नहीं कर पाते। जो लिटन दास भी नॉर्मली काफ़ी एग्रेसिवली खेलता है, वो विकेटें गिरती जा रही थी तो उसे बहुत स्लोली अपनी इनिंग्स को लेके चलना पड़ा है। तो ये एक और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और शाहीन माशाल्लाह ओडीआई हिस्ट्री में फास्टेस्ट फास्ट बॉलर टू 100 ओडीआई विकेट्स बना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि पहले मिचेल स्टार्क था, 52 इनिंग्स में उसने किया हुआ था और लोग कहते थे कि उसका रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है कि कोई तोड़ दे। लेकिन शाहीन ने आज माशाल्लाह 51 मैचेस में 100 विकेट्स लिए हैं और ये मेरा ख़्याल है अब रवि शास्त्री को भी देखना चाहिए कि ये वाक़ई एक ऑर्डिनरी बॉलर वाले स्टैट्स हैं या नहीं। अच्छा, अब ओवरऑल माशाल्लाह एक काफ़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी हमारी। तो ऐसा खेलने के बाद भी अगर कोई बंदा कीड़े निकाल रहा हो तो इतना सही नहीं लगता। लेकिन 1-2 जगह जहाँ मुझे लगता है हम लोग स्लाइटली इम्प्रूव कर सकते थे, वो एक तो ये कि जो मैंने अपने एक पोस्ट में भी बात की है कि जब ऑपोज़िशन के 6-7 आउट जल्दी हो जाते हैं और अभी कोई 15-20 ओवर पड़े हुए हों, तो तब हमें इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्पिनर्स को अभी अपने सारे ओवर्स दें, इवन अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं लग रहे, फिर भी हम लोग उन्हीं के साथ परसिस्ट करें, वरना एंड में डेथ ओवर्स में उन्हें मार पड़ सकती है। अगर हम लोग अपने बेस्ट बॉलर्स को अर्ली ऑन दे दें ज़्यादा ओवर्स, शाहीन को दें, वसीम जूनियर को दें, हाँ, थोड़ा-सा एक इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर हम लोग थोड़ा-सा एक एग्रेसिव अप्रोच रख के उन लोगों को अर्ली ऑन दें और जल्दी मैच ख़त्म करने की कोशिश करें। मुझे पता है आज के दिन इतना ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी बार ऐसे होता भी है कि हम लोग जब हमें इनिंग्स को ख़त्म करना चाहिए, वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे बॉलर्स जो अभी फारिग लग रहे हैं थोड़े, उसामा मीर है या कोई भी है, उनको हम लोग ओवर्स कंप्लीट करवाएँ और ऐसे उसमें ऑपोज़िशन अच्छी खासी एक लंबी पार्टनरशिप खेल जाती है और वहाँ मैच हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये मुझे लगता है हमें थोड़ा-सा ना इस पे चेंज करने की ज़रूरत है। और ये बात लोगों की सही है कि यार बाबर बेचारा क्या करे कि जब वो 2022 का वर्ल्ड कप वाली गेम थी मेलबर्न में इंडिया के खिलाफ, तो उसमें बाबर ने जब नवाज़ का ओवर एंड के लिए रखा,
तब भी लोग उसे गालियाँ दे रहे थे कि यार ये क्या किया, स्पिनर को एंड के लिए क्यों रखा है। और जब वो स्पिनर्स को पहले दे रहा हो तब भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार अभी मेन बॉलर्स को लाने की ज़रूरत है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, पर्सनल ओपिनियन ये कि मुझे लगता है वर्ल्ड कप में जो इंडिया के ख़िलाफ़ बाबर ने डिसीजन लिया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। आपको चाहिए कि आप एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं, और एंड में अगर ये होता है कि आप अपने बेस्ट बॉलर्स को दे रहे हैं और जो अपोजिशन है वो उस फेज़ को खेल जाती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 जब एक इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो आप उनको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, अपोजिशन को कोलैप्स करवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो मुझे लगता है कि जब हमारी ओपनिंग स्टैंड एक लंबी चल गई थी, तो उस टाइम के बाद अगर आपको ये चाहिए था कि जल्दी से मैच ख़त्म करें, तो शायद बाबर के अलावा किसी थोड़े से ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन को आप प्रमोट कर सकते थे। बाबर ने भी आके मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इवन दो आज वो चला नहीं है, 9 बनाए कोई 16 बॉलों में, लेकिन उसने आगे बढ़ के घुमाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने रन्स के बारे में नहीं सोच रहा था, नेट रन रेट का सोच रहा था। लेकिन फिर भी वो उसकी नेचुरल गेम है ही नहीं, इसीलिए आपने देखा कि वो जब मारने पे गया तो आउट होके निकल गया। तो उस पॉइंट पे मुझे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा कोई ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन को भेजते, तो ये मैच और थोड़ा 4-5 ओवर पहले ख़त्म हो सकता था, और ये चीज़ें एंड में बड़ा मैटर कर सकती हैं अगर बात नेट रन रेट पे जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नेट रन रेट इतना कोई अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा, नेट रन रेट की बात करते हुए, अब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कल का मैच है, जो कि है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि साउथ अफ्रीका एक तो न्यूजीलैंड को हराए, और ना सिर्फ हराए बल्कि इतना बुरा हराए कि उनके नेट रन रेट पे भी प्रॉपर डैमेज कर दे। क्योंकि वैसे तो न्यूजीलैंड जिस तरह की टीम है, उनके पास ज़ाहिर पोटेंशियल है कि वो साउथ अफ्रीका को हरा भी दें। लेकिन हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड का क्या हाल किया है, हमने देखा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल किया है। तो साउथ अफ्रीका अगर वही हाल न्यूजीलैंड का कर सकती है आइडियली हमारे लिए, तो उनका नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, और फिर ये सिचुएशन हो जाएगी कि हम लोग अगर अपने 2 में से 2 जीतते हैं और न्यूजीलैंड हमसे हारने के बाद श्रीलंका को हरा भी देता है, तो भी एक चांस रहेगा कि हम लोग थ्रू हो जाए सेमीफाइनल के लिए। अब यही है कि आइडियली तो हमें इस सिचुएशन में होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमारा हमेशा से यही होता है कि अब ये हो जाए और वो हो जाए और ये इसको इतने रन से हरा दे और हम इतने रन से जीत जाए। तो मतलब ये एक ज़ाहिर है हमारे लिए कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत कोई पॉसिबिलिटी है उसको डिस्कस करते हुए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को काफ़ी कन्विंसिंगली हराए। तो चलें, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते इस वक्त, चांसेस बहुत ही कम है हमारे आगे जाने के, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बनी हुई है, और अल्लाह करे हम लोग अगले 2 में से 2 मैचेस जीतें। तो वर्स्ट केस सिनेरियो भी ये है कि अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं भी करते, तो ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ये पॉइंट्स टेबल ख़त्म करें। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।